हाय बच्चा लोग, वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। बेटा सारे बच्चे अगर आप यहाँ पे देखोगे, सीए फाउंडेशन मैथ्स के 100 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की लिस्ट और इसका डिटेल सॉल्यूशन मैं आपको बेटा यहाँ प्रेजेंट कर रहा हूँ। तो सारे आ जाइए बेटा, एक एक करके जरा हम लोग सारे बच्चे ना क्वेश्चन जरा साथ साथ देख लें। मैंने ये आपको क्वेश्चंस दिए थे। दिस बेसिकली कवर्स योर एमटीपीस and your RTPs and your PYPs also beta. So these questions are very very important for all of us before giving your CA foundation exam. बेटा ये questions को try करना ज़रूरी है. Make sure that everybody is trying these questions very properly. Okay? चलिए without delay हम start करते हैं. A startup business was initiated by an enterprise. आपको बोला है भैया कि एक उन्होंने startup business को initiate करा बाय इन्वेस्टिंग 1,40,000। अब उन्होंने भाई 1,40,000 रुपया इन्वेस्ट करा। अब 1,40,000 रुपया जब एक बंदा इन्वेस्ट करता है, उसका 6 महीने बाद उसका एक फ्रेंड ज्वाइन करता है 2,10,000 रुपए देकर। तो याद रखना, आफ्टर 6 मंथ्स उसका एक फ्रेंड ज्वाइन करता है 2,10,000 रुपए देकर। राइट, फिर बोलता है एक और इन्वेस्टर है अप्रोक्सीमेटली अनदर 6 मंथ्स। अनदर 6 मंथ्स का मतलब हो गया, अगर हम बात करें तो 1 ईयर, दैट इज 12 मंथ्स। राइट, तो अप्रोक्सीमेटली 12 मंथ्स के बाद उसने वहां पर क्या करा, 2,80,000 रुपए का एक वहां पर और इन्वेस्टमेंट कर दिया। अब उसने बोला क्या है कि भाई अगर आप सपोज कर लीजिए, रेशो आपको बताना है टोटल अर्निंग्स ऑफ 3 इयर्स। ठीक है, अब आपको बताना है बच्चा टोटल अर्निंग 3 इयर्स के अंदर। चलिए हम पहले डिस्कस करते हैं भाई कि जो टोटल अर्निंग है 3 इयर्स की किसके अंदर होगी। देखो अगर 3 इयर्स की बात करें तो ये आपने बिगिनिंग में करा है, तो इसको जब आप 3 से मल्टीप्लाई करोगे 520 आ गया। राइट, ये 6 मंथ्स के बाद करा है, मतलब आपका जो रिमेनिंग पीरियड है वो 2.5 साल हो जाता है। 2.5 साल का मतलब हो गया बच्चा, ये आ गया 5,25,000। इसको आप चेक कर लीजिए, दिस वर्क्स आउट टू बी 5,25,000। ओके, नेक्स्ट अगर आप देखते हो बच्चा, ये आपने अप्रोक्सीमेटली 1 ईयर के बाद करा है, सो आपके 2 इयर्स बच जाते हैं। तो 2 इयर्स का मतलब हो गया 5,60,000। तो अगर आप इसमें देखते हो तो आपका रेशो बन जाता है 520:525:560। अब इसको एक कॉमन एलिमेंट से कट कर लेंगे तो बच्चा मेरे पास आंसर आएगा 12, 15 और 16। आप इसको चेक कर सकते हैं बेटा, अपने अपने कैलकुलेटर्स पे चेक कर लीजिए। आप देखोगे तो अपने पास इसका जो आंसर आ जाएगा, आई एम सॉरी दिस इज 420, बट आई एम सो सॉरी, दिस इज नॉट 520, दिस इज 420। तो बेटा ये 420 आ जाएगा, और 420 और 525 और 560 जब आप इसको करोगे तो एक कॉमन नंबर ले लीजिए बेटा। द कॉमन नंबर विच कम्स आउट टू बी, इट्स एक्चुअली 35। तो आप इसको 35 से डिवाइड कर लीजिए एंड यू विल गेट द आंसर एज 12, 15, 16। सो इसका बच्चा मेरे पास आंसर आता है ऑप्शन नंबर बी। राइट, तो बेटा सारे बच्चे ना अपने साथ साथ अपने ऑप्शंस को मार्क करते जाइए। नेक्स्ट अगर आप देखते हो बच्चा, मेरे पास एक छोटा सा क्वेश्चन आ रहा है लॉगरिथम का। देखो मैंने ये सारे क्वेश्चंस कंबाइन करे हैं यहाँ पर। अब जैसे आपके पास यहाँ पर एक क्वेश्चन आ गया, log a plus b by 4 as you all know is equals to 1/2 log a plus log b। राइट, सो भाई इसमें अगर आप देखते हो तो यह आता है log a plus b माइनस log 4 इज इक्वल टू, एज यू नो बेटा लॉग के डिवीजन में ना माइनस होता है। अगर आप याद करोगे तो लॉग के डिवीजन में बेटा माइनस होता है, और यह आता है बच्चा log a प्लस log b टू द पावर 1/2। राइट, एंड एज यू नो कि अगर हम log का मल्टीप्लाई प्लस लेते हैं तो वो मल्टीप्लाई हो जाता है। तो दिस वर्क्स आउट टू बी log ab टू द पावर 1/2। एज यू ऑल नो बेटा log का प्लस हमारा मल्टीप्लाई बन जाता है। अच्छा, तो नाउ दिस कैन बी रिटन एज, इफ यू जस्ट चेक इट आउट, दिस कैन बी रिटन एज बच्चा log a प्लस b। राइट, और यहां पर आ गया बेटा log 4 इज इक्वल्स टू log ab टू द पावर 1/2। नाउ अब ये जो पोर्शन आता है भाई, इसको अगर हम देखें, अब सपोज कर लीजिए हम log में इसको रखते हैं, तो log a प्लस b बाय 4
is equals to log AB to the power 1 by 2, deducting log from both sides, we can say taking anti-log of both the sides. तो यहाँ पर बच्चा ये आ जाएगा a plus b by 4 is equals to ab की पावर 1 by 2. अब बेटा इसको करो क्रॉस मल्टीप्लाई, तो a plus b is equals to 4 अंडर रूट ab, राइट, ये मेरे पास आ गया. अब सारे बच्चों को शायद इतना पता होगा, जब इसको मैं करूंगा स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स, तो ये आता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab इज इक्वल्स टू 16ab. अब देखिए ये मेरे पास वैल्यूज आ गई हैं, तो मेरे को बेसिकली यहां पर चाहिए क्या, ये आता है बच्चा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 14ab. नाउ डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय ab, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय ab, अगर आप सपोज कर लो ab से दोनों को डिवाइड करते हो तो a स्क्वायर बाय ab. बेसिकली बच्चा बोलेगा सर मुझे कैसे पता लगेगा ab से डिवाइड करना है. भाई ये बेसिकली थोड़ा प्रैक्टिस के फॉर्म में आप चलोगे तो आपको सारा कुछ पता लग जाएगा कि आपने ab से डिवाइड करना है. अच्छा, क्योंकि यहां पर आप देखोगे b स्क्वायर बाय ab और इज इक्वल्स टू 14ab बाय ab, राइट. थोड़ा सा इसकी कटिंग करोगे बच्चा, ये ab कैंसिल हो जाएगा. अब ये a स्क्वायर बाय ab इज एक्चुअली a बाय b प्लस b बाय a इज एक्चुअली कमिंग आउट टू बी 14. तो आप देखोगे भाई तो ऑप्शन नंबर बी मेरा आंसर बन जाता है. सी आई एम ट्राइंग टू गिव यू एन एब्सोल्यूट डिटेल स्टेप सोल्यूशन. अगर आपको लगता है कि आप इसको और शॉर्टकट में कर सकते हो तो आप कर लीजिए, राइट. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाइए. पुरु गेट्स ऑन एलिवेटर ऑन 11th फ्लोर ऑफ अ बिल्डिंग एंड राइड्स अप टू एट द रेट ऑफ 57 फ्लोस पर मिनट. देखिए ये क्वेश्चन को ना आपको थोड़ा सा इक्वेशन के फॉर्म में बनाना है. अब एक बंदा जो पुरु है, अगर आप इसको नोटिस करते हो तो पुरु बच्चा 11th फ्लोर से 57th फ्लोर पे जा रहा है, तो वो जा रहा है अपवर्ड्स, ठीक है. तो इसकी ना जब हम लोग एक इक्वेशन फॉर्मेशन करेंगे तो हम कैसे करेंगे, हम एक काम करते हैं. लेट्स से भाई कि मेरे पास ये आ गया y इज इक्वल्स टू, इक्वेशन बनाएंगे a प्लस बी एक्स के फॉर्म में. सो ये बच्चा मेरे पास आ जाएगा 11th फ्लोर 57 लेट्स से बटा आ गया x, ठीक है. 57x, मैं x क्या ले रहा हूँ यहाँ पर, अगर आप नोटिस करोगे तो I'm taking the speed, the speed is taken to be x, 57 फ्लोर्स पर मिनट, ठीक है. तो मैंने इसको x के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर लिया. ओके, नाउ अगर आप सेकेंड बंदा देखोगे दैट इज ईशू. दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन. अब वो क्या लिखा है, उसका एलिवेटर 51 फ्लोर में है, वो राइड्स डाउन मतलब इट्स गोइंग डाउनवर्ड्स, ठीक है. सो बच्चा याद रखेंगे 63 फ्लोर्स पर मिनट. तो जब डाउनवर्ड की बात कर रहे हैं तो इक्वेशन बनेगी बच्चा आपके पास 51 माइनस 63x. मैंने माइनस क्यों लिया, बिकॉज इट्स गोइंग डाउन, राइट. तो वो कम हो रहा है. तो बेसिकली दोनों तो y के इक्वल ही हैं. तो लेट्स टेक भाई कि इनका आपके पास इक्वेशन क्या बनेगा, 11 प्लस 57x इज इक्वल्स टू 51 माइनस 63x, राइट. अब यहां पर आपको बोला क्या है कि कब आके दोनों आपस में क्रॉस करेंगे. दैट मींस उनका जो डिस्टेंस होगा या जो उनका लेवल होगा दोनों सेम आ जाएंगे, ठीक है. तो सेम आने के लिए मैंने पहले दोनों को इक्वल कर दिया. इक्वल करके बेटा अब एक काम करते हैं हम लोग, पहले x की वैल्यू निकाल लेते हैं. तो दिस एक्चुअली वर्क्स आउट टू बी 63x प्लस 57x इज इक्वल्स टू 40, राइट. तो यहाँ पर आप देखोगे x की वैल्यू आ गई 40 बाय 120 एंड दैट वर्क्स आउट टू बी 1/3. तो ये बच्चा मेरे पास एक आ गई स्पीड. अब अगर सपोज कर लो मेरे को बोला कौन से लेवल पे इक्वल होंगे, हमने y को लिया कि जिस लेवल पे दोनों का इक्वल आएगा. किसी भी एक इक्वेशन में x की वैल्यू पुट करो. सो y इज इक्वल्स टू 11 प्लस 57 1/3, राइट. तो इसको जब आप कैलकुलेट करते हो बच्चा तो यू गेट द आंसर एज 30, ठीक है. तो हमारा आंसर कितना आ रहा है भाई साहब 30. तो इसमें आप चेक कर लीजिएगा, मेरे पास इसका आंसर कितना आ गया 30. दैट मीन्स 30th फ्लोर पे वो दोनों का लेवल इक्वल होगा. तो आपको ये इक्वेशंस फॉर्म करनी थी एंड दिस इज अ सिंपल क्वेश्चन ऑफ इक्वेशंस. और इक्वेशंस फॉर्म करके इस क्वेश्चन को करना है. एंड दिस क्वेश्चन एक्चुअली अपीयर्ड इन द रीसेंट एग्जामिनेशन बेटा, ठीक है. तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है. तो भैया जस्ट अभी 2025 के मई में ये क्वेश्चन आया था, तो बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, इसलिए मैंने इसको सेलेक्ट करा.
आगे देखिए नेक्स्ट, एंड गाइस यू डोंट नीड नॉट वरी, अगर मान लीजिए बाय चांस कोई क्वेश्चन आपको वन टाइम एक्सप्लेनेशन से क्लियर नहीं होता, यू कैन ऑलवेज गिव मी अ कॉल फॉर दैट। अब जैसे आप अगला देखोगे, आपका फेवरेट टॉपिक आ गया बेटा टीवीएम। टीवीएम दैट इज टाइम वैल्यू ऑफ मनी। आपको क्या लिखा है भाई कि एक 725 रुपया लेंड करा इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर एट अ सर्टेन रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट। सो अगर आप यहाँ पे नोटिस करते हो, प्रिंसिपल है 725, रेट आपको लिखा हुआ है 8%। ठीक है, यहाँ पर आई एम सॉरी, रेट इज नहीं, टाइम इज गिवन 8 मंथ्स नॉट 8%, आई एम सो सॉरी बेटा। यहाँ पर आपके पास रेट इज नॉट गिवन, लेट्स टेक रेट इज R%, टाइम इज गिवन एज 8 मंथ्स। तो बेटा ये 8 मंथ्स आपके पास लिखा है। आफ्टर 8 मंथ्स बोलता है 362.450 मोर इज लेंट आउट बट द रेट ट्वाइस द फॉर्मर। 1 मिनट। सो भाई जो पहला वाला है ना, अगर आप उसको नोटिस करते हो, 725 आपने बिगिनिंग ऑफ द ईयर पे लेंट आउट करा, ठीक है। 8 मंथ्स के बाद आपने ये वाला लेंट आउट करा। तो भाई अगर आप इसके अंदर बात करोगे तो पहले वाले में हम लोग एक काम करते हैं भाई, टाइम लेते हैं पूरा। ठीक है, लेट्स टेक कि हमने टाइम यहाँ पर पूरा ले लिया 1 ईयर का। चलिए, अब अगर हमने टाइम बच्चा पूरा लिया 1 ईयर का, तो बेटा पहले वाले का जो आपके पास आ रहा है, अब दूसरे वाले में क्या बोलता है 362। सो लेट्स टेक प्रिंसिपल एज 362.50। अब यहां पर जो रेट आएगा वो 2R हो जाएगा, बिकॉज आपके पास आ गया पहले वाले का टाइम 1 ईयर। अब 8 मंथ्स के बाद तो इसके लिए रिमेनिंग टाइम कितना बचा, 4 मंथ्स। 4 मंथ्स, ठीक है, दैट इज 4/12 एंड दैट इज 1/3। तो बच्चा ये मेरे पास 1/3 बचा। ओके, अब मैं एक्चुअली में ये 1 ईयर क्यों ले रहा हूं, आगे क्वेश्चन पढ़ लीजिए, मैं लिखा हुआ है ईयर एंड पे आपके पास जो इंटरेस्ट वो अर्न करता है वो गिवन है। ठीक है, टोटल इंटरेस्ट दोनों का। सो दोनों का अगर टोटल इंटरेस्ट गिवन है तो 725 इंटू R/100 इंटू 1, ये आपके पास आ गया, प्लस 362.50 इंटू 2R इंटू एक्चुअली में 2R/100 इंटू 1/3, राइट। इसको जब हम कैलकुलेट करते हैं 4/12 इज 1/3, तो ये सारी इक्वेशन फॉर्म करोगे। सो दिस एक्चुअली वर्क्स आउट टू बी 33.50। अब अगर आप इसको सॉल्व करते हो बेटा, ये 725R आ जाता है, राइट। इसको सॉल्व करोगे बच्चा तो ये मेरे पास आता है सारा कटिंग करके 241.67R। ठीक है, अब ये जब मैंने सारा सॉल्व करा, एक आ गया 725R ले लीजिए, एक आ गया 241.67R। ठीक है, अब अगर सपोज कर लीजिए आपके पास नीचे 100 है, तो हम इसको ये भी कर सकते हैं भाई कि अपने को यहाँ पर 100 को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, 33.50 में 100 बच्चा क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, दैट इज 3350। डन। सो बेटा हमने क्या करना है भाई, 725R प्लस 241.67R लिया, दैट वर्क्स आउट टू बी 966.67R इज इक्वल्स टू 3350। सो R की वैल्यू बच्चा मेरे पास आती है 3350 डिवाइडेड बाय 966.67 एंड दैट वर्क्स आउट टू बी 3.46%। ये आप सारे बच्चे चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आ जाता है भाई साहब 3.46%। ओके, नेक्स्ट भाई इसका फिर हमारे पास ऑप्शन आ गया सी, आपका फेवरेट ऑप्शन आ गया बेटा। नेक्स्ट आ गया भाई क्वेश्चन नंबर 5। वहां पर एक 60% इंक्रीज इन अमाउंट है 6 इयर्स का एट सिंपल इंटरेस्ट। ओके, अब यहां पर अगर आप देखते हो, लेट्स से प्रिंसिपल इज 100, अमाउंट इज 160, सो टाइम कितना आ गया दोस्तों, 6 इयर्स का। बोलता है कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा, 12,000 पे आफ्टर 3 इयर्स एट सेम रेट। तो पहले एक काम करते हैं, रेट तो कैलकुलेट कर लें। सी आपको पता है यहाँ पर जो इंटरेस्ट आएगा वो 60 आ जाएगा। सो आई इज 60। आई का फॉर्मूला हो गया P इंटू आर, आर आपको निकालना है, इंटू T ओवर 100। सो दिस इज एक्चुअली 100 इंटू आर इंटू 6/100। जब मैंने ये कैलकुलेट करा, सो बच्चा मेरे पास यहाँ पर R आ जाता है 10%। नाउ आई कैन इजीली कैलकुलेट द कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला बच्चा अमाउंट दैट इज प्रिंसिपल आपको निकालना बड़ा, प्रिंसिपल 1 + 10/100 टू द पावर 3 इयर्स माइनस 1। जब आप इसको कैलकुलेट करोगे यू विल गेट इज 3972 एंड दैट इज योर ऑप्शन नंबर सी। तो ये बड़ा आपके पास ऑप्शन नंबर सी पहुंच जाता है।
राइट। अच्छा, फिर आ जाइए भाई, क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास आता है, इफेक्टिव एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है। अगर आपका नॉमिनल रेट ऑफ इंटरेस्ट 6% पर एनम पेबल हाफ ईयरली है। भाई इफेक्टिव रेट का फॉर्मूला सारे बच्चों को पता है, 1+i⁻n−1। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे तो 1+6/200 हो जाएगा, क्योंकि वो कंपाउंडिंग हाफ ईयरली है। पावर हो जाएगी 2 और ये आ जाएगा बेटा 1। अब यहाँ पर अगर आप देखते हो बच्चा तो मेरा आंसर आ जाएगा 6.09% एंड दैट इज माय ऑप्शन डी। ठीक है, नेक्स्ट बच्चा इसके अंदर आप देखते जाएंगे, कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम फॉर 2 years एट 10% पर एनम इज 525। अब आपको लिखा क्या है बेटा, अब इसमें पहले चेक कर लीजिएगा। कंपाउंड इंटरेस्ट इज एक्चुअली गिवन एज 525, टाइम इज गिवन एज 2 years एंड रेट इज 10% पर एनम। अब आपको बच्चा यहाँ पर पहले प्रिंसिपल निकाल लेना, तो प्रिंसिपल इज 525 इज इक्वल्स टू प्रिंसिपल 1+10/100 टू दी पावर 2-1। जब आप इसको सॉल्व करोगे बेटा प्रिंसिपल आएगा 2500। अब आप सम का सेकेंड पार्ट पढ़िए, द सिंपल इंटरेस्ट ऑन द सेम सम फॉर डबल द टाइम। तो अब आपको प्रिंसिपल लेना है 2500, टाइम आपने कर दिया डबल, ठीक है, और रेट परसेंट कर दिया हाफ, हाफ मतलब 5% कर दिया। अब आपको उसका सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है, तो सिंपल इंटरेस्ट इज 2500 इंटू 4 इंटू 5/100, दैट वर्क्स आउट टू बी 500 एंड योर बी ऑप्शन विल कम आउट टू बी योर आंसर, राइट। चलिए नेक्स्ट, इसके बाद अगर आप देखते हो बेटा क्वेश्चन नंबर 8, इसमें थोड़ा सा यार ये जो 12 है ये पावर में है। आई होप यू कैन अंडरस्टैंड दिस। जिन बच्चों ने बेटा शरीफ बच्चों ने क्वेश्चन करा होगा दे कैन इजीली मेक इट आउट कि ये 12 पावर में है। आपको बोला है फाइंड द फ्यूचर वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट 7000 कंपाउंडेड क्वार्टरली एट 10% पर एनम फॉर 3 years। लो भाई, अब आपको फ्यूचर वैल्यू कैलकुलेट करना है। अब यहाँ पर बच्चा सोचेगा फ्यूचर वैल्यू लिखा हुआ, तो चलो एक काम करते हैं, एन्युटी का क्वेश्चन है दोस्त। पहली बात आपको मैं क्लेरिफाई कर देता हूँ, दिस क्वेश्चन डज नॉट बिलोंग्स टू एन्युटी, बिकॉज एन्युटी का क्वेश्चन वो होता है जो रेगुलर इंस्टॉलमेंट्स वाला होता है। क्या ये क्वेश्चन रेगुलर इंस्टॉलमेंट्स वाला है? जवाब है नहीं, ये क्वेश्चन रेगुलर इंस्टॉलमेंट्स वाला नहीं है। तो या क्या इस क्वेश्चन के अंदर बेटा हम लोगों ने एन्युटी लगानी है? नहीं, इसमें सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट। यहाँ पर फ्यूचर वैल्यू का मतलब हो गया अमाउंट, याद रखेंगे। तो एन्युटी का क्वेश्चन है कि नहीं है बेटा, सबसे पहले फोकस करो, क्या मैं कोई सीरीज ऑफ रेगुलर पेमेंट्स कर रहा हूं कि नहीं कर रहा। अगर तो सीरीज ऑफ रेगुलर पेमेंट्स हो रहा है तो बेटा एन्युटी का क्वेश्चन है। अगर सीरीज ऑफ रेगुलर पेमेंट्स नहीं है तो फिर आपके पास वो क्वेश्चन एन्युटी का नहीं है, फ्यूचर वैल्यू का मतलब हो गया अमाउंट निकालनी है। ठीक है, तो अमाउंट इज प्रिंसिपल 1 + rate/100। अगर आप देखते हो बच्चा कंपाउंडेड क्वार्टरली है तो भैया rate/400 हो जाएगा, जैसा कि आपको पता है। अच्छा, अब टू दी पावर 3 years है तो 3 × 4 हो जाएगा। अब आपको ज्यादा चिंता वाली कोई बात नहीं है, दिस वैल्यू इज ऑलरेडी गिवन टू अस। तो आपने 7000 को सिंपली 1.3448 से सीधा मल्टीप्लाई कर देना है and you will get the answer as 9414.20 and that's your option A, right? Very easy। अगर आप देखते हो बच्चा, फिर आता है क्वेश्चन नंबर 9। यहाँ भी बेटा पावर आपके पास 36 है, थोड़ा सा टाइप इसको माफ कर दीजिएगा, वो पावर में है 36। जो शरीफ बच्चे हैं बेटा उनको देखकर समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पर बच्चा आपके पास ये क्वेश्चन दिया हुआ है इंस्टॉलमेंट आप समझ सकते हो, ये फ्यूचर वैल्यू या प्रेजेंट वैल्यू का क्वेश्चन होगा। लोन का क्वेश्चन है तो लोन हमेशा प्रेजेंट वैल्यू वाले क्वेश्चंस होते हैं, याद रखिएगा। तो मुझे अगर प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है तो 3150 1 - 1 + 12.4% मंथली है तो आपके पास आ गया बाय 1200। ठीक है, अब वो 3 years है तो भाई ये हो जाएगा माइनस में पावर 12 × 3 दैट इज 36 और नीचे आपके पास आ जाएगा 12.4/1200। अब बच्चों को बेटा इसकी कैलकुलेशन की टेक्निक मैंने क्लास में कई बार सिखाई हुई है। 1 - जब आप इसको सॉल्व करते हो तो बेटा इसको सॉल्व बेसिकली आपको करना है, वो बहुत इजीली हो जाना, आपको टेंशन नहीं लेनी। क्यों? बिकॉज ये पावर माइनस में आनी है ना। सो दिस इज एक्चुअली 1/, ये आपके पास आएगा वैल्यू, इट्स ऑलरेडी गिवन। ठीक है, ये फर्क क्या है कि भाई ये पावर आपको पॉजिटिव में गिवन है और ये वाली 36 नेगेटिव में आनी है।
तो आपने इसको 1/1.448 कर लेना है। इतना सिंपल सा पॉइंट है। और 12.4/1200 इज एक्चुअली दिस, जो डेसिमल के बाद लिखा है। तो आप जो वैल्यूज अगर गिवन है ना दोस्त, उसकी हेल्प लीजिए, तो यू विल एक्चुअली सॉल्व द सम वेरी फास्ट। तो जब आप इसको देखोगे, ऑल द वैल्यूज आर गिवन, अपने कैलकुलेटर पे जो इसको हम सॉल्व करते हैं, we get the answer as 94345 approximately, and that is your favorite option again, that is C, right? Okay, next इसके बाद भाई शिप डिपॉजिट करता है 10,000 एनुअली इन अ बैंक फॉर 5 years एट 10% एनुअल कंपाउंडिंग है। अब यहां पर देखो एनुअली डिपॉजिट कर रहा है, तो ये अंडरस्टूड है भैया कि क्वेश्चन अपने पास एनुअटी का है, ठीक है। अब बोलता है भैया कि आपको बताना है अप्रॉक्सीमेट वैल्यू ऑफ सीरीज ऑफ डिपॉजिट, आपको निकालना है, ठीक है। तो अब यहां पर बच्चा आपके पास फ्यूचर का वैल्यू 5 साल के बाद क्या होगा, आपको वो निकालना है। बस खाली एक उसने लाइन दे दी, अगर डिपॉजिट वो करता है एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर। तो भाई अगर डिपॉजिट वो करता है बिगिनिंग ऑफ द ईयर में, तो भाई अगर बिगिनिंग ऑफ द ईयर की बात की जा रही है, तो फ्यूचर वैल्यू अगर हम बात करते हैं बच्चा, ये आता है 10,000, ठीक है। अब बिगिनिंग ऑफ द ईयर में मतलब आपके पास याद होगा, एक हमारे पास ऑर्डिनरी ड्यू और एक एन्युटी इमीडिएट होता था, तो हमारे पास आ जाएगा 1 प्लस रेट बाय 100 टू दी पावर 5 है, तो 5 + 1 फॉर्मूला था n+1 -1 होल ओवर 0.10। इसका जो आंसर आता है उसमें लास्ट में -1 फिर से करना है, ठीक है। तो ये बच्चा अगर आपने फ्यूचर वैल्यूज की कैलकुलेट करी, बिकॉज आपको लिखा है 5 years के एंड पे क्या वैल्यू होगी, सो इज टॉकिंग टू अस अबाउट द फ्यूचर वैल्यू। फ्यूचर वैल्यू जब आप इसको कैलकुलेट कर लेते हो बेटा, तो ये आंसर आता है 67,156 रुपीज। ये लीजिए बेटा, बी ऑप्शन आपके पास प्रॉपर आंसर आ जाता है। तो भाई ये आपके हो गए हैं फर्स्ट 10 क्वेश्चंस। बच्चे एक बार सारे बच्चे चेक कर लेना भाई कि फर्स्ट 10 क्वेश्चन शुड बी एब्सोल्युटली क्लियर टू ऑल ऑफ यू। चलिए नेक्स्ट आता है भाई अपने पास क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 अगर आप देखोगे तो फिर से वही थोड़ा सा गड़बड़ी है भैया, ये पावर 20 है, ये 20 है और आपको वैल्यू ऑलरेडी गिवन है। अब यहाँ लिखा हुआ है कि भैया आप डिपॉजिट करते हैं 4,000 इनटू एन अकाउंट। अब आपने एक बार डिपॉजिट कराया है तो सम कंपाउंड इंटरेस्ट का है, तो आप 4,000 इंटू 1 प्लस 6/400, क्योंकि कंपाउंडिंग क्वार्टरली है, ठीक है। 5 साल है तो आपके पास 5 इंटू 4 दैट इज 20। तो भाई इसको कैलकुलेट करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपको ये वैल्यू ऑलरेडी गिवन है 1.34489। तो आपने कुछ नहीं करना बेटा, 4,000 को 1.34489 से आपने मल्टीप्लाई कर देना है एंड वी गेट द आंसर एज 53 अप्रोक्सीमेटली 79 के आसपास, राइट। इसको हम चेक कर लेते हैं। अब देखो प्रॉब्लम ये आती है भाई कि अगर मैं इसकी वैल्यू लूंगा तो मेरा आंसर आता है 5379 के आसपास। अगर आप खुद इसको प्रॉपर्ली कैलकुलेट करके सारे डेसिमल्स में लोगे तो एग्जैक्ट ऑप्शन वाला आंसर 5387 आएगा। तो अब ये भी टेक्निक है भाई, थोड़ा दिमाग वहां लगाना पड़ेगा, एग्जाम में थोड़ा केयरफुल रहिएगा। मैं आपको एक बार कैलकुलेटर पे कैलकुलेट करके दिखाता हूं। अगर हम 6 को 400 से डिवाइड करें, राइट, और 1 इसमें प्लस कर दें तो 1.015 आता है, इनटू करा और आपको पता है पावर 20 है तो इक्वल टू 19 टाइम्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 और 19, ये आ गया आपके पास। अब दोस्तों ये 1.346855 सारी वैल्यूज ले लो, ठीक है। इसको सीधा 4000 से मल्टीप्लाई करो, तो अगर आप इसको देखोगे तो भाई आपके पास एग्जैक्ट आंसर आ जाता जो उसने लिखा हुआ है, राइट, 5387.42। अगर आप उसकी गिवन वैल्यू को लोगे तो वो आता है 5379। तो फिर आपको नियरेस्ट ऑप्शन को मार्क करना पड़ेगा भाई। तो इससे आप लोगों ने घबराना नहीं है, ठीक है, चेक कर लेना एक बार सिर्फ। ओके नेक्स्ट इसके बाद मधु से मिलते हैं। अब देखो मधु का क्वेश्चन बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। CAGR आपको जब गिवन है दैट इज आपको याद होगा कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट, आपको उसका परसेंटेज लिखा हुआ है। अब मधु आज 15,000 इन्वेस्ट कर रही है, चलो भी मधु बहुत अच्छा काम कर रही है, मधु 15,000 इन्वेस्ट कर रही है और उसको मेच्योरिटी में जो अमाउंट मिलेगा वो 25,000 मिलेगा। मधु का रेट, आई एम सॉरी मधु नहीं, मधु की इन्वेस्टमेंट का रेट परसेंट बेटा, आई एम सो सॉरी,
मधु की इन्वेस्टमेंट का रेट परसेंट 8.8% है। अब भाई आपको बोला है कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट में कितने साल लगेंगे। अब उसने क्वेश्चन में लॉग की वैल्यू लिखी हुई है, मतलब कुछ ना कुछ लॉग में आएगा, ठीक है। सो भाई अगर आपको वैसे भी याद होगा, जब हमारे पास जो ईयर्स होते थे वो डेसिमल में होते थे, तो वी यूज टू यूज एक्चुअली द लॉग पार्ट, ठीक है, हमें वो लॉग वाला पार्ट यूज करना होता था। तो मैंने यहां पर क्या करना है भैया, अमाउंट इज इक्वल्स टू प्रिंसिपल, ये एन्युटी का क्वेश्चन नहीं है, 1 प्लस 8.88 डिवाइडेड बाय 100 टू दी पावर, अगर आप देखते हो एन मेरे पास एक्चुअली में गिवन नहीं है। सो मैंने कुछ नहीं करना, पहले बटा 25 को 15 से डिवाइड करा, दैट वर्क्स आउट टू बी 1.667, ठीक है, 1.667। इसको जब सॉल्व करा 1.088 टू दी पावर n, ये सारे बच्चे आप इसमें चेक कर लो, 1.088 टू दी पावर n। अब मैंने करना है टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, log 1.667 is actually n log 1.088। अब अगर आप देखते हो बेटा 1.667 का log is given as 0.2219 और आपके पास इसका log is given as 0.037, राइट। तो आपने क्या करना है भाई, जो 0.2219 है इसको डिवाइड कर लिया 0.037 के साथ, तो ये अप्रोक्सीमेटली 5.99 बन जाता है, एंड दिस एक्चुअली वर्क्स आउट टू बी 6 years। तो आप देखोगे ऑप्शन ए इज योर आंसर, राइट, बिकॉज द लॉग वैल्यू इज गिवन, तो यू कैन इजीली यूज द लॉग वैल्यूज, आपको टेंशन नहीं आएगी। ओके नेक्स्ट भाई, मेरे पास फिर से एक, इसके लिए माफी चाहूंगा बेटा, ये पावर 12 है, ये सारी चीजें समझ जाना, ये पावर में है। अब बोलता है भाई कि आपको हर साल कितने पैसे सेव करने हैं, अच्छा, टू एक्यूमुलेट। अब ये वर्ड आ गया बेटा एनुअली, एनुअली मतलब हो गया बेटा हर साल, हर साल मतलब क्वेश्चन एनुअटी का है। आपको एक्यूमुलेट करना है 20 लाख। अब आपको बेटा क्या एक्यूमुलेट करना है, 20 लाख आपको एक्यूमुलेट करना है। अगर 20 लाख एक्यूमुलेट करना है आज से 12 सालों बाद, तो बच्चा याद रखना, दैट मींस यू आर गोइंग टू यूज फ्यूचर वैल्यू। याद रखिएगा, आपको 20 लाख एक्यूमुलेट करना है, फ्यूचर वैल्यू यूज करोगे। आपको ए निकालना है, 1 प्लस आई, I is 14 by 100 to the power n is 12 years minus 1 over 0.14, that is 14 by 100, ठीक है। तो बच्चों एक चीज दिमाग में रखेंगे भाई, मेरे को यहां पर एनुअली कितना सेव करना, दैट मीन्स मुझे एक ही कैलकुलेशन करनी है, राइट। तो अब आप यहां पे चेक करते हो, इट इज प्रैक्टिकली वेरी वेरी सिंपल। क्यों? क्योंकि अगर आप यहां पे देखते हो बेटा 20 लाख है, ठीक है, 20 लाख इज इक्वल्स टू ए, मेरे को इसकी वैल्यू लिखी हुई है 4.8179 माइनस 1 ओवर 0.14। इसको प्लीज आप एक बार चेक कर लें बेटा, क्योंकि आपके पास ऑलरेडी वैल्यूज गिवन थी। सो मैंने करा बेटा 4.8179 माइनस 1 करा भाई, डिवाइडेड बाय 0.14 कर दिया, तो बच्चा ये वैल्यू आती है 27.2707 समथिंग लाइक दैट, ठीक है। तो ये आपके पास वैल्यू आ जाती है। तो अब इसमें चेक करोगे भाई, तो मेरे पास आंसर आ जाता है 27.27 समथिंग लाइक दैट, ठीक है। सो ये 20 लाख आ गया भाई, और ये आ गया बच्चा मेरे पास 27.2707, राइट। तो अब जब मैं यहां पर फ्यूचर वैल्यू का फॉर्मूला यूज करके अपनी एक ही कैलकुलेशन करने की कोशिश कर रहा हूं, तो भाई यहां पर जब मैं चेक करूंगा भाई, तो 20 लाख मेरे पास आ जाता है। तो 20 लाख को बच्चा डिवाइड करा मैंने 27.2707 से, तो अप्रोक्सीमेट आंसर इज 7338 तो हम इसको लिख सकते हैं बेटा ए इज 7339 के आसपास एज पर द गिवन आंसर। ये लो बच्चों, सो दिस मार्क्स योर क्वेश्चन नंबर 13th। ओके भैया, क्वेश्चन नंबर 14th आप देखोगे बेटा, टाइम वैल्यू के मैंने क्वेश्चंस भर भर के डाले यहाँ पर। दिनेश रिसीव करता है कैश बोनस 1 लाख रुपए का, जो वो डिपॉजिट कराता है बैंक में 10% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली। आपको बताना है दिनेश
एनुअली कितना विड्रॉ कर लेगा 10 साल के पीरियड के बाद। तो अब यहाँ पर क्वेश्चन जो है, अगर आप नोटिस करते हो बैंक में जमा करा रहा है और आज की वैल्यू उसका 1 लाख रुपया लिखी हुई है। सो दिस क्वेश्चन बिलोंग्स टू प्रेजेंट वैल्यू। सो दिस इज द ग्रेट कंफ्यूजन अमंग स्टूडेंट्स कि सर वेदर द क्वेश्चन इज ऑफ प्रेजेंट वैल्यू और फ्यूचर वैल्यू। बेटा इसको रिजॉल्व करने का एक ही तरीका है, थोड़ा ध्यान से देखो। जैसे पिछले क्वेश्चन में लिखा था कि मैं कितना पैसा एक्यूमुलेट करूंगा आफ्टर दिस मच ऑफ ईयर्स, तो मैंने उसमें क्या लगाया भैया, फ्यूचर वैल्यू। अब ये लिखा है कि आज का 1 लाख का बोनस है, अब मुझे बताना है मुझे हर साल कितना पैसा डालना है। तो बेटा ये क्वेश्चन किसका हो गया, प्रेजेंट वैल्यू, बिकॉज आज का 1 लाख का बोनस है। तो 1 - 1 + 0.10 एज यू नो 10% आपको लिखा हुआ बच्चा। तो वैल्यू आ गई बेटा आपके पास वहां पर 10 ईयर, दैट इज -10 होल ओवर 0.10। नाउ इफ यू जस्ट चेक इट आउट, तो ये वैल्यू इट्स ऑलरेडी गिवन टू अस मेरे पास। तो मैंने क्या करना है भाई, ये जो 1 लाख है ना, यहाँ पर खाली वैल्यू पुट करनी है, 1 - पावर माइनस में है, तो 1/2.59374 होल ओवर 0.10। अब आपको इसको सिंपली सॉल्व करना है, ठीक है। जब आप इसको बेटा सिंपली सॉल्व कर लेते हो तो याद रखो इसको बाद में डिवाइड कर लेना है, और ए का आंसर आता है 16273 के आसपास। आप बच्चे कैलकुलेट कर सकते हो, आंसर इजीली आ जाएगा। इफ यू वांट आई कैन डू दैट फॉर यू आल्सो। तो भाई ये देखोगे 1 / 2.59374, ये मैंने डिवाइड करा, इट्स 0.3855 समथिंग लाइक दैट। इसको 1 से माइनस करा और जो आंसर आता है बेटा उसको 0.10 से डिवाइड कर लिया, यूल गेट 6.1445। ठीक है, 6 भी ले लेते हैं। तो हमने क्या करना है बेटा, 6.14456 को डिवाइड करना है 1 लाख से। तो 1 लाख आपके पास है डिवाइडेड बाय 6.14456। सो चेक इट आउट, 16274 के आसपास आपका आंसर आता है। ठीक है, एक आध रुपए से लड़ाई मत करना, आपका आंसर 16273 हम मार्क कर सकते हैं। ओके, उसके बाद नेक्स्ट एक आपके पास आ गया बेटा, हमारे पास कैश इनफ्लोस का क्वेश्चन है। अब यहां पर आपको बताया हुआ है, सिंपली आपको निकालना क्या है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोस क्या होगा, राइट। अब यहां पे ध्यान से देखिएगा, मेरे पास बच्चा पहला, अगर आप यहां पे क्वेश्चन चेक करोगे, जस्ट चेक इट आउट द क्वेश्चन। बेटा पहले साल में 40,000 लिखा हुआ है, दूसरे साल में 50,000 दिया हुआ है, तीसरे साल में 30,000 है। मुझे ना इसकी परसेंटेज निकालनी है। परसेंटेज कैसे निकालते थे, देखो आपको 15% लिखा हुआ है, तो 1 ओवर वैल्यूज आर नॉट गिवन, 0.15 टू द पावर 1, 1 ओवर 1 + 0.15 टू द पावर 2, 1 ओवर 1 + 0.15 टू द पावर 3। सो दीज वैल्यूज आर बेसिकली नॉट गिवन टू अस, तो हमने निकाल लेनी है। ये देखिए 1 / 1.15, बेटा ये पहले का आता है 0.8695, ठीक है। लेट्स टेक एटलीस्ट 4 डेसिमल प्लेसेस। अब दूसरे वाले को क्या करना है, इसी को ना आपने 1.15 से डिवाइड कर देना है, दूसरे का आंसर आ जाएगा 0.7561, 0.7561। फिर अब तीसरे के लिए इसी को 1.15 से डिवाइड कर देना बेटा, आपका आंसर आ जाएगा 0.6575, 0.6575। अब प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है, इसको मल्टीप्लाई करना शुरू कर दो, ठीक है। तो पहला वाला आई थिंक आ जाता है 40,000 को जब आप मल्टीप्लाई करते हो 0.8695 के साथ, यू गेट इज 34,780, ठीक है। दूसरे वाले को आप करते हो 37,805, और लास्ट वाले को आप करोगे बेटा 30,000 को 0.6575 के साथ, तो यह आता है 19,725, राइट। तो इसका टोटल करोगे 92,310, बेटा नियरेस्ट आंसर 92,315। सर वाई वी आर गेटिंग द नियरेस्ट आंसर, बट अगर आपको चाहिए कुछ राउंड ऑफ वगैरह कर लो तो फिर आपका 315 के आसपास आ जाएगा, राइट। तो ये लीजिए बेटा दोस्तों, आपके पास हो गए हैं 15 क्वेश्चन। इसमें एक बात याद रखना, इसमें एनपीवी नहीं बोला, इसमें खाली बोला है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज निकालो, ठीक है। ओके, नेक्स्ट अब आ जाइए आपका फेवरेट टॉपिक बेटा, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन के अंदर जैसे भी ये क्वेश्चन आ रहा है, यहां पर आपको बोला क्या है, काइंडली इसको चेक करें। बोलता है हाउ मेनी डिस्टिंक्ट परम्यूटेशंस ऑफ द लेटर्स मिसिसिपी। भाई आपका फेवरेट लेटर है मिसिसिपी, मिस
फिर उसके आगे एक और इस और एक आ गया इप्पी, ठीक है, याद रखिएगा। अब अगर आप इसमें चेक करोगे तो टोटल बच्चा मेरे पास एन आ गया 11 लेटर्स है, ठीक है, एन आ गया 11 लेटर्स। इसमें अगर आप देखोगे ना भाई तो मेरे पास यहां पर जो एम है वो एक ही है, ठीक है। आप चेक करो आए 1 2 3 4 है, आए इसमें 4 हैं, चेक करिए। अच्छा फिर इसमें आप देखोगे बच्चा जो एस है, एस वो आप देखो बेटा कितने हैं, मेरे पास 4 एस है, 4 मेरे पास एस हो गए। पी मेरे पास कितने हैं, पी मेरे पास 2 हैं, ठीक है। तो अगर मैं टोटल वेज पहले निकालने जाऊं, अगर टोटल वेज निकालने जाऊं, आपको याद होगा रेपिटेशन ऑफ लेटर्स है, जुड़वा रूल लगेगा। जुड़वा रूल जिसको मैं क्लास में कहता था बेटा, फॉर्मूला n फैक्टोरियल ओवर 1 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, ये हमारा जुड़वा रूल लगता है। इसको सॉल्व करोगे आंसर आएगा 34,650। ये सम का भी फर्स्ट पार्ट हुआ, ये टोटल वेज आ गए। बट उसने पूछा गया व्हेन 4 आईज डू नॉट कम टुगेदर। हम एक काम करते हैं, फिर आपको याद होगा लेट्स टेक 4 आईज एज 1। हमने बेटा 4 आई को एक मान लिया, ठीक है। तो मेरे पास लेटर क्या हो गया बच्चा, एम एस 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 एस, ठीक है। मैंने 4 आई को एक माना है तो यहां पर पी पी और एक आए, ये एक मतलब आपके पास 4 आए हैं, ठीक है। तो यहाँ लेटर हो गए 1 2 3 4 5 6 7 और 8, तो यहाँ पर एन हो गया बेटा 8। अब इस एन 8 में अगर आप नोटिस करते हो मेरे पास भाई साहब यहाँ पर मैंने चारों आई को 1 माना अभी, ठीक है। सो बच्चा मेरे पास यहाँ पर अगर आप नोटिस करोगे एस है 4 बार, पी है 2 बार, इसमें आप चेक कर लीजिएगा, और एम चलो एक ही बार है, एज यू नो एम इज ओनली 1 टाइम, और बाकी मेरे पास रह गया आई, और आई जो है उसको मैंने 1 माना है, ठीक है। आई एम टेकिंग ऑल द आईज टुगेदर। अब यहां पर बच्चा मेरे पास ऑप्शंस हो गई 8 फैक्टोरियल ओवर 1 फैक्टोरियल इंटू 1 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, एज पर जुड़वा रूल टेकिंग ऑल आई एज 1, राइट। तो ये बच्चा मेरे पास आ गया 840। अब ये देखिए टोटल वेज जो हैं मिसिसिपी को अरेंज करने के 34650। अगर मैं चारों आई को इकट्ठा रखता हूं उसके वेज हैं 840, तो इकट्ठा नहीं रखना तो उसके वेज कितने होंगे, इसको सब्ट्रैक्ट कर लीजिए। 33,810 वेज आर देयर, जिससे ये सारे एक साथ नहीं आएंगे, ऑल विल नॉट बी टुगेदर, याद रखिएगा। ओके, नेक्स्ट दोस्तों आपके पास आता है क्वेश्चन नंबर 17। इसको ध्यान से देखिए। बोलता है सीमा, भारती, प्रियंका, खुशबू, ललिता आर 5 स्पीकर्स, ठीक है। अब देखो बड़ी सिंपल सी बात है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन बनता है ये, अगर आप ध्यान से देखते हो कि भाई सीमा, भारती, प्रियंका, खुशबू, ललिता 5 स्पीकर्स हैं। सीमा विल ऑलवेज स्पीक बिफोर भारती। आपको बताना है सीमा हमेशा पहले बोलेगी। देखो तो एक काम करो ना, पहले सीमा को बोले तो सीमा को अलग कर लो। अब अगर सीमा पहले बोले तो बेटा बाकी भारती और आपके पास प्रियंका, खुशबू और ललिता को आप अपने हिसाब से 4 फैक्टोरियल बेस में अरेंज कर सकते हो, जैसे मर्जी करी जाओ। इट्स वेरी सिंपल। बिकॉज होता क्या भैया, खाली सीमा का पहले बोलना जरूरी है, याद रखना। तो सीमा का हो गया 1 वे, ठीक है। बाकी भारती, प्रियंका और बाकी जो भी हैं खुशबू, ललिता, इसको जैसे मर्जी अरेंज करी जाओ। तो बेटा ये आपके पास आंसर आ जाएगा 4 3 12 12 2 24 24 इंटू 1 इज 24 वेज। सो ये लो बच्चा आंसर आ गया। सिंपल सा फंडा दिमाग में रखो, सीमा समझने की कोशिश करो बेटा। सीमा हैज टू स्पीक बिफोर भारती, तो ठीक है सीमा को पहले रख दो, बाकी जैसे मर्जी अरेंज करी जाओ, बात खत्म। अच्छा इसके बाद आ गया बेटा 18 समझना, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। 3 लोगों की टीम है, आपको ग्रुप ऑफ 2 मेन और 3 वुमेन से आपको बनानी है। कितने तरीके से कर सकते हो भैया कि आपको 2 में से 1 मैन सेलेक्ट करना है और वुमेन 3 में से 2 सेलेक्ट करनी है। सिंपल क्वेश्चन भैया, आपके पास ये क्वेश्चन कॉम्बिनेशन का है, बिकॉज जब आपको पता है जब सिलेक्शन प्रोसेस आता है तो लेट्स गो फॉर कॉम्बिनेशन। सो 2C1 3C2, जब आप इसको सॉल्व करोगे दोस्तों तो आपका आंसर आता है 6। तो मेरे पास आ गया बी ऑप्शन एंड दैट माय आंसर इज 6। ओके, नेक्स्ट बच्चा मेरे पास आ गया क्वेश्चन नंबर 19। यहां पे चेक करिएगा बेटा, आपको बोला है द सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ अ जीपी इज 21/2
और आपको बोला इनके प्रोडक्ट इज 27, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टर्म ऑफ जीपी इफ द नंबर्स आर पॉजिटिव। तो भैया अगर हम तीन टर्म की बात करें तो तीन टर्म होती हैं ए बाय आर, ए और ए आर, ठीक है। तो ये तीन टर्म्स हमेशा होती हैं। अब जैसे बोला हुआ है इनके प्रोडक्ट, तो ए बाय आर इंटू ए आर इज 27। दोस्तों इसमें अगर आप देखोगे तो आर आर अगर मैंने कर दिया कैंसिल तो ए क्यूब इज 27, सो ए की वैल्यू आ गई 9, ठीक है। अब उसने बोला है इनका जो सम है, सम का मतलब हो गया ए बाय आर प्लस ए आर इज एक्चुअली 21/2 and that works out to be 10.5, ठीक है। सो 3 बाय आर प्लस 3 is 10.5। ये मैंने कैलकुलेट करा, तो बेटा जब मैंने इसको कैलकुलेट करा तो भाई ये मेरे पास आता है, आर लिया एलसीएम, ठीक है, आर ले लो बेटा एलसीएम, तो 3 + 3r का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 10.5। 3r का स्क्वायर 3r + 3 इज 10.5r, राइट। अब आपने बच्चा इसके अंदर से r निकालना है, ठीक है। अब देखिए बेसिकली क्या है, अगर आप देखते हो उसमें बोला विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टर्म ऑफ जीपी, कौन सा जीपी का टर्म नहीं। तो मुझे यहाँ पर बहुत चालाकी वाला क्वेश्चन है, मैं ऑप्शंस यूज ही नहीं कर सकता। बच्चे बोलेंगे सर आप ऑप्शन क्यों नहीं यूज कर रहे, बेटा मैं नहीं कर सकता, मुझे r निकालना ही पड़ेगा, राइट। तो जब मैं इसको सॉल्व करूंगा, सो दिस विल बी 3r² - 7.5r, इसको आप चेक कर लीजिएगा, प्लस 3r इज इक्वल टू 0। अब मैंने बेटा इसका r सॉल्व करना है, तो r आपके पास, आपको याद होगा टर्म होती है -b ± इक्वेशंस को यूज करा, b² दैट इज 7.5 का स्क्वायर -4ac ओवर 2a, ये आ गया। तो बेटा जब इसको आप सॉल्व करोगे तो r की वैल्यू इट इज आइदर 2 और 1/2, ये सॉल्व कर लिया हमने। अच्छा एक बार r आ गया, a मेरे पास ऑलरेडी है, तो अगर सपोज कर लो मुझे आपके पास पहली टर्म बनानी है, पहली टर्म दैट इज a बाय आर, ठीक है। अब लेट्स से बेटा मैंने r को ले लिया 2, ठीक है, लेट्स से r को ले लिया 2, तो बेटा आपके पास a जो है आपके पास आती है, सॉरी a इज 3 बेसिकली, यार आई एम सो सॉरी, मैंने गलती से 9 लिख दिया, a इज 3, a क्यूब इज 27, सो दैट इज a इज 3 बिकॉज 3 क्यूब इज 27, सो सॉरी। तो भैया यहाँ पर आपके पास आ गया पहली टर्म 3/2, याद रखना इस क्वेश्चन में खास बात, 3/2। दूसरी क्या थी a क्या आ गई 3, फिर तीसरी क्या थी ar क्या बेटा 3 × 2 दैट इज 6। तो इसमें से कौन सी आपके पास जीपी की टर्म नहीं है बेटा, क्या हमारे पास 3 है, हाँ जी 3 है, क्योंकि आप नोटिस करते हो 3 हमारी एक बीच वाली टर्म है। क्या 2/3 है, नहीं बेटा 2/3 नहीं है, 3/2 है, हाँ जी 3/2 है, 6 है, हाँ जी 6 भी है। तो जीपी का मेरे पास कौन सी टर्म आंसर नहीं है, सो दिस इज एक्चुअली 2/3। इसी वजह से बच्चा मुझे आर निकालना पड़ता है, राइट। तो ये बेटा इसका डिटेल सोल्यूशन, और आपको बोला हुआ है नंबर्स आर पॉजिटिव, तो आपको टेंशन नहीं लेनी और इसको सॉल्व करना है, ओके। नेक्स्ट अब आ जाइए, एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 20th, विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन इज ट्रांजिटिव बट नॉट रिफ्लेक्सिव। भाई एक मिनट, ट्रांजिटिव क्या होता था और रिफ्लेक्सिव क्या होता था, आपको बताता हूँ। रिफ्लेक्सिव जो रिपीट होते हैं, अगर आप नोटिस करोगे जो रिपीट होते हैं, ठीक है, और आपको बोला है वो ट्रांजिटिव है बट आपके पास वो रिफ्लेक्सिव नहीं है। अगर आप ध्यान से चेक करोगे यहां पर ये देखो, ये वाले रिफ्लेक्सिव हैं, ये रिपीट हो रहे हैं, जो रेपिटेटिव एलिमेंट्स हैं जो रिपीट हो रहे हैं। अच्छा ट्रांजिटिव क्या होता था, इफ A इज रिलेटेड टू B, B इज रिलेटेड टू C, देन C इज रिलेटेड टू A। सो 3 और 4 का रिलेशन, 4 और 6 का रिलेशन, तो 3 और 6 का भी रिलेशन है। ये लो बेटा ऑप्शन पता लग गई कि ये ट्रांजिटिव है और इसमें कोई रिपीट हो रहा है, नहीं हो रहा, रिपीट नहीं हो रहा तो रिफ्लेक्सिव नहीं है। तो उसने यही पूछा है, ट्रांजिटिव है बट रिफ्लेक्सिव नहीं है। अगर रिफ्लेक्सिव पूछता तो आंसर होता C, बट अगर आपको ट्रांजिटिव पूछा है तो आंसर है A। तो ये देख के पता लग जाता है, ओके। दोस्तों भाई साहब 21st आपका क्वेश्चन देखिएगा प्लीज ध्यान से। जैसे A दिया है 1 2 3 4, B दिया है 2 4 6 8, C दिया है 3 4 5 6। अब आप एक काम करें, पहले निकालें B यूनियन C,
तो बेटा बी यूनियन सी इज 2 3 4 5 6 और 8। भाई दोनों का यूनियन कर दिया, 2 3 4 5 6 और 8। अब मैंने इसको ए से माइनस करना है। अच्छा ए क्या है, 1 2 3 4। अब माइनस करने का मतलब एलिमेंट्स विच आर देयर इन ए बट नॉट इन बी। अगर आप यहां पे चेक करोगे भाई, यहां पर सिर्फ एक ही एलिमेंट है 1 which is there in A but not in B union C. So answer is your favorite option once again beta, that is C option. इसको चेक कर लीजिए। ओके भाई, इसके बाद आपके पास आप देखोगे ऑल द वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस आर कवर्ड। आपको इसकी रेंज पूछा है। अब यार देखो कितना सिंपल सा क्वेश्चन है, 3x माइनस 2 है। आप कोई भी वैल्यू पुट करो यार, 1 की 2 की, x के अंदर वैल्यू पुट करोगे y आ जाएगा। रेंज क्या होता है, y की वैल्यू। तो अगर सपोज इसको मैं y के इक्वल लेकर चलता हूं, अब x के अंदर आई कैन पुट एनी ऑफ द वैल्यू टू गेट y। सोचो, तो मैं बेटा यहां पर क्या कर सकता हूं, आई कैन प्लेस एनी ऑफ द वैल्यू टू गेट y। तो सारे बच्चे अपना दिमाग लगाइए भैया, y की कोई भी वैल्यू पुट कर दूंगा, यहां पर मेरे पास आंसर आ जाएगा। सो बच्चे इसमें अगर आप इसमें चेक करते हो तो मेरे पास भाई साहब यहां पर आंसर आ गया इन्फिनिटी से लेकर माइनस इन्फिनिटी, क्योंकि मैं कोई भी वैल्यू यहां प्लेस कर सकता हूं, राइट, y की वैल्यू। ओके, अब जैसे भाई आप लोगों का फेवरेट, जो बच्चे कैलकुलस कर रहे हैं, जो नहीं करेंगे इसको स्किप कर देंगे। तो भैया यहां पर आ गया 4 और 2, 3x माइनस 2। मैंने आपको पहले भी कहा था, अपने को एग्जाम्स में ना कैलकुलस के बहुत इजी क्वेश्चन आते हैं, तो बेसिक कैलकुलस जरूर करना चाहिए। जैसे भी 3x माइनस 2 का होल स्क्वायर है, तो आपने क्या करना बेटा, पहले ब्रैकेट खोली, 9x स्क्वायर प्लस 4 माइनस 2 3 6 12x आ गया, राइट। अब आपके पास ये आ गया, इसको आपने बच्चा पहले इसकी इंटीग्रेशन करनी, तो ये हो गया 9x क्यूब बाय 3 प्लस 4x माइनस 12x स्क्वायर बाय 2। ठीक है, तो बच्चा ये आ गया मेरे पास 4 और 2। अब मैंने कुछ खास नहीं बेटा, इसको पहले थोड़ा सॉल्व करा, 3x क्यूब प्लस 4x माइनस 6x स्क्वायर, और यहाँ वैल्यू है 4 और 2। एक बार वैल्यू 4 पुट करनी है, एक बार 2 पुट करनी है। तो मतलब ये कैसे आएगा, 3 इंटू 4 का क्यूब प्लस 4 इंटू अल्टीमेटली 4, ठीक है, माइनस 6 इंटू 4 का स्क्वायर। ये एक वैल्यू आ गई। फिर एक 2 वाली, 3 इंटू 2 का क्यूब प्लस 4 इंटू 2 माइनस 6 इंटू 2 का स्क्वायर। फिर ये दोनों को करना है माइनस, मतलब एक बार आपने इस इक्वेशन में x के बदले 4 और एक बार इस इक्वेशन में x के बदले बेटा आपने 2 पुट कर देना है। जब आप ये सारा कुछ कर लेते हो भाई, तो आपके पास आंसर आता है 104। ऑप्शन ए इज योर आंसर, राइट। तो भैया हमारे पास ऑप्शन क्या आ गया, ऑप्शन नंबर ए। ओके नेक्स्ट भाई, अब ये वाला क्वेश्चन देखिएगा, बड़ा अच्छा और इजी सा क्वेश्चन है। आपको ना यहाँ पर f' लिखा हुआ है और आपको फंक्शन निकालना है। भैया ये होता है डेरिवेटिव, मतलब आपको डेरिवेटिव दिया हुआ है 12x स्क्वायर माइनस 4x। याद रखना, कभी भी फंक्शन निकालना है, मतलब इसका अगर हम इंटीग्रेशन कर देंगे किसी भी डेरिवेटिव का, तो वापस ओरिजिनल फंक्शन आ जाती है। तो सारे बच्चे याद रखना, इसका अगर हम लोग वापस से इंटीग्रेशन, बिकॉज डैश का मतलब होता है डेरिवेटिव इज गिवन, तो अगर आप उसका इंटीग्रेशन कर दोगे तो यू विल गेट द फंक्शन अगेन। सो बच्चा यहां पर आप देखोगे तो ये आ जाएगा 12x क्यूब बाय 3 माइनस 4x स्क्वायर बाय 2 प्लस k। होल्ड ऑन, अब ये k मतलब हो गया कांस्टेंट, ठीक है। तो अब भाई मैंने इसको थोड़ा कटिंग शटिंग करा, तो ये आ गया 4x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस k इज इक्वल टू 17। ये आ जाता है, ठीक है। अब बच्चा ये 17 के इक्वल आ गया। अब मेरे को पहले क्या करना है, बोलता है फंक्शन आपको चाहिए -3 की। तो पहले आपने k की वैल्यू निकालनी है। यहां पर क्यूब पुट करा, -3 का स्क्वायर पुट करा, k। अब भाई यहां पर k कैलकुलेट करो। जब आप k कैलकुलेट करते हो तो k इज 143। ना यू हैव द एग्जैक्ट फंक्शन। फंक्शन क्या होगी भाई, यहां पर फंक्शन लिखेंगे, that is 4x cube minus 2x square plus k is 143। तो भाई ये आपके पास एग्जैक्ट फंक्शन आ जाएगी, दैट इज आंसर इज ऑप्शन ए। ठीक है, आपको बेटा k की वैल्यू निकालनी है। पहले इसके अंदर -3 डालकर k को सॉल्व करोगे, k का आंसर आएगा 143। ओके नेक्स्ट
भाई आपके पास क्वार्टर सेंचुरी जा रहा है, आपको डेरिवेटिव निकालना है dy बाई डी एक्स। सी आपके पास लेट्स से x की वैल्यू गिवन है e की पावर t प्लस e की पावर माइनस टी ओवर 2। इसका जब मैं dx बाई डी टी निकालूंगा e की पावर t, ये माइनस नीचे आ जाएगा e की पावर माइनस टी ओवर 2। भाई y e की पावर t e की पावर माइनस टी ओवर t। अब भाई dy बाई डी टी निकालूंगा तो e की पावर t तो सेम रहेगा, ये माइनस माइनस नीचे आके प्लस हो जाएगा, प्लस e की पावर माइनस टी ओवर 2। अब आपको dy बाई डी एक्स निकालना है बच्चा, तो dy बाई डी एक्स इज एक्चुअली dy बाई डी टी। तो dy बटा वो पहले ऊपर रख लिया और dx बाई डी टी, ठीक है, तो dx को नीचे रख लिया। तो भाई ये 2 2 हो गया कैंसिल। अगर आप ध्यान से चेक करोगे ना तो ऊपर वाला पोर्शन x आ गया, नीचे वाला पोर्शन y आ गया, तो इसलिए मेरा ऑप्शन बी आंसर है कि ये ऑटोमेटिकली बड़ा x बाय वाई के इक्वल आ जाता है। तो दोस्तों पहले इसको चेक कर लीजिए, आपके पास ये हो गए 25 क्वेश्चंस। मैं उम्मीद करता हूं बेटा ये 25 के 25 क्लियर होंगे, इसमें किसी बच्चे को डाउट नहीं होगा। चलिए गुड। भाई अब एक आता हमारे पास 26 चेक करिएगा बेटा। CH4IR को हमने लिखा है GL8MV, तो बोलता है भाई IN5T4 GR4M। ये ध्यान से देखो, फटाफट में इंस्टाग्राम पढ़ा जाता है क्योंकि हमारे दिमाग में बड़ा इंस्टाग्राम घुसा हुआ है इसीलिए, ठीक है। तो बच्चे इसमें अगर आप नोटिस करोगे भाई तो इसको ध्यान से देखना है, इसमें कितने कितने एलिमेंट्स प्लस हो रहे हैं, 4 4। सब में चेक कर लो बेटा, 4 4 एलिमेंट्स प्लस हो रहे हैं, चेक कर लो हर एक में। तो इसी तरीके से आपने क्या करना है बेटा, ये पहली बात ये आय नहीं है, याद रखना, ये एग्जाम में क्वेश्चन आया था, आपको बता देता हूँ ये 1 है। तो ये बहुत बड़ी गलती हम लोग करते हैं, इसको हम आय मान के, ये लगता है आय है, ठीक है, बट ये आय नहीं है, एक्चुअली में 1 होता है। ये ऐसे ही एग्जाम में आया हुआ है, ठीक है, लगेगा आय है बट एक्चुअली में है 1। तो 1 में बेटा 4 प्लस करा 5, ठीक है। अब मैंने जब बेटा जब यहाँ पर n में प्लस करा 4 तो r, 5 में 4 प्लस करा 9, बेटा मुझे यहीं से पता लग जाएगा कि मेरी ऑप्शन सी है, ये देखो 5R9। बाकी अगर आपने करने हैं तो कर लो, आंसर सेम आएगा। वैसे तो आपको 3 कर ही पता लग जाना कि मेरी ऑप्शन क्या है, ठीक है। तो भैया इसके बाद आता है रीजनिंग के कुछ और क्वेश्चन, जैसे आपको लिखा है 564। 564 का मतलब होता है ऑल द बेस्ट, याद करो ऐसे क्वेश्चंस मैंने कहा था लिख लिख के करो। 736 का मतलब होता है बेस्ट ऑफ लक, भाई हो गया बेस्ट ऑफ लक। 423 का मतलब होता है ऑल इज लक। अब मुझे बताना है लक का क्या कोड है। देखो बड़ी सिंपल सी बात है, आप ना पहले कॉमन एलिमेंट्स को कट करो। यहां पर आप देखोगे बेस्ट है, यहां भी बेस्ट है, और इसमें भी 6 है, इसमें भी 6 है, मतलब ये कंफर्म हो गया 6 हो गया बेस्ट के लिए, ठीक है जी। यहां पर आप चेक करोगे ऑल है, यहां भी ऑल है, अच्छा फिर यहां भी 4 है और यहां भी 4 है, मतलब ये कंफर्म हो गया बेटा 4 हो गया ऑल के लिए। तो अब बच्चा क्या बेटा, अब यहां पर देखोगे आपके पास एक 3 है और यहां भी 3 है, तो कंफर्म हो गया बेटा लक के लिए क्या है 3, लक के लिए 3। ये लो बेटा सी ऑप्शन आंसर आ गई तुम्हारी फेवरेट। वैसे भी तुम लोग लकी हो बेटा, तुम्हारे फेवरेट हर बार सी ऑप्शन आता है। ओके फिर आ जाइए 28 डायरेक्शन सीरीज का बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा इसको। इसमें हमारे पास क्या लिखा गया हुआ है, अ मैन इज फेसिंग नॉर्थ वेस्ट। ये लो भाई ये बना लो, मैंने आपको क्लास में भी इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है कि जब भी ऐसा क्वेश्चन करना है ऐसी डायग्राम बना लेनी है। नॉर्थ वेस्ट बंदा फेस कर रहा है, उसका फेस इस तरफ है, ठीक है। अब वो 90 डिग्री चलता है क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बेटा 90 डिग्री मूव कर रहा है। देखो क्लॉकवाइज का मतलब हो गया भैया इस तरफ, घड़ी ऐसे चल रही है तो क्लॉकवाइज 90 डिग्री इस तरीके से, ठीक है। देन 180 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, ये लो बेटा घड़ी के उल्टे, अब यहां से वापस 180 डिग्री यहां पर आ रहा है, ठीक है जी। एंड देन अनदर 90 डिग्री इन द सेम डायरेक्शन, तो बोलता है यहां से फिर 90 डिग्री, मतलब यहां से 90 डिग्री आ गया बच्चा, ये 90 डिग्री। अब बोलता है भाई अब एक बात बताओ कौन सी डायरेक्शन में उसका फेस है, बेटा उसका फेस आ गया साउथ ईस्ट में, तो भाई उसका फेस कहां पर है, सी ऑप्शन साउथ ईस्ट में। इसको चेक कर लीजिए, आई थिंक
ये सारे क्वेश्चन अगर आप अपने आप को इवैल्यूएट करोगे तो सारे आंसर आपके सही आएंगे। 29 चेक करिए बेटा, क्रॉसिंग में एक डायरेक्शन पोल है, ठीक है, फिर से आ गया नॉर्थ साउथ वेस्ट और ईस्ट आ गया। अगर आप देखोगे क्रॉसिंग में आपका डायरेक्शन पोल है विच वाज शोइंग ऑल द 4 करेक्ट डायरेक्शन, बट हवा चली और इस तरह से हुआ बेटा, जो पॉइंटर है ना वेस्ट का पॉइंटर साउथ में चला गया, ठीक है, वेस्ट का पॉइंटर कहां चला गया बेटा, साउथ में, मतलब अब यहां पर वेस्ट यहां पर है, राइट। हरीश वेंट इन द रॉन्ग डायरेक्शन थिंकिंग ही वाज ट्रैवलिंग टू ईस्ट। अब देखो बड़ी सिंपल सी बात है, मतलब फिर इसका पॉइंटर साउथ यहां चला गया और जो ईस्ट है भैया वो इधर चला गया। अब हरीश बेटा इसी डायरेक्शन में जा रहा, उसको लग रहा है कि मैं ईस्ट में जा रहा हूं, बट प्रॉब्लम क्या है, वो कहां जा रहा है, नॉर्थ में जा रहा है। तो एक्चुअली में कौन सी डायरेक्शन में जा रहा है, वो नॉर्थ में। तो यहां पर आप चेक कर सकते हो भैया, हरीश एक्चुअली में किधर जा रहा है, हरीश एक्चुअली में नॉर्थ में जा रहा है। ओके भाई, आ जाइए आपका एक और बड़ा अच्छा सा क्वेश्चन। अब देखो कुछ क्वेश्चंस एग्जाम में ऐसे आए थे जिनमें ना कहीं मिसप्रिंट था, राइट। तो यहां पर बच्चा, अब ये एग्जाम्स में भी ऐसे क्वेश्चन आते होते हैं जहां मिसप्रिंट होता है, तो अपने को थोड़ा बच के रहना है। यहां पर अपने को लिखा है बेटा HIJKMNO आर सिटिंग इन अ स्ट्रेट लाइन फेसिंग नॉर्थ डायरेक्शन। तो भाई हम एक काम करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 लोग हैं, 1 2 3 4 5 6 और 7, ये 7 लोग हैं भैया, नॉर्थ डायरेक्शन में बैठे हैं। अब H और N के बीच में 3 लोग बैठे हैं, ठीक है। अब अगर सपोज कर लो बेटा, मैंने सपोज H को यहां बिठा लिया, तो 1 2 3 मैं N को यहां बिठाऊंगा। अच्छा, अब यहां लिखा है बोथ N एंड H आर सिटिंग एट एक्सट्रीम साइड्स। अब मैं आपको एक चीज खाली क्लेरिफाई कर देता हूं बेटा, यहां पर गड़बड़ क्या थी आपको बता देता हूं। वो लिखा है ना बोथ N एंड H, वो बोथ N और H नहीं हो सकता है, क्योंकि H और N के बीच में 3 लोग बैठे हैं, क्लियर है, ठीक है। तो मेरे को यहां पर क्या करना है, यहां पर आपको बेटा ठीक करना है, बोथ J एंड H करना था। सर बड़ी हैरानी वाली बात है भैया, पेपर में मिसप्रिंट, हाँ जी सर जी पेपर में मिसप्रिंट ये आ जाता होता है बेटा, तो ये हम इसमें थोड़ा सा इनोवेटेबल है। तो यहां पर गलती क्या थी क्वेश्चन में, बोथ JNH, सोचो N तो हो ही नहीं सकता क्योंकि N के बीच में 3 लोग बैठे, अभी और भी लोग हैं। अच्छा, फिर लिखा है टोटल नंबर ऑफ पर्सन सिट बिटवीन H एंड O, 2 लोग, मतलब H और O के बीच में 2 लोग बैठे, तो हम एक काम करते हैं O को यहां बिठा देते हैं, ठीक है। M इज नॉट इमीडिएट नेबर ऑफ H और N, तो M जो है बेटा उनके साथ नहीं बैठेगा, तो M को यहां डाल देते हैं, क्योंकि M ना H के साथ बैठेगा ना N के साथ बैठेगा। I सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ M, तो भाई एक काम करते हैं, M का थर्ड राइट 1 2 3, बेटा यहां पर I डाल दो। अब बचा क्या, बोलता है I एंड H बोथ आर नॉट नेबर्स, बिल्कुल नहीं है जी, हमारी कंडीशन सेटिस्फाइड है। M इज ऑल्सो नॉट नेबर ऑफ J, नहीं है बेटा। अब H और M के बीच में कौन बैठा बेटा, अकेला ही बचा K, तो K इज द आंसर। आई होप सारे बच्चों ने इस क्वेश्चन को ध्यान से सुना होगा बच्चा, ठीक है। तो सारी कंडीशन सेटिस्फाई करिए, खाली एक मिसप्रिंट था जो आपने ठीक करना है, ओके। अब जैसे यहां पर लिखा हुआ बेटा, ये क्वेश्चन हमने कई बार क्लास में करा हुआ है, 2 गाड़ियां सपोज कर लो, एक डिस्टेंस है A एक डिस्टेंस है B, इनका टोटल डिस्टेंस बच्चा 150 किलोमीटर का है। अब आप लैंग्वेज पढ़ो, फर्स्ट कार रन्स 25 किलोमीटर, सपोज कर लो पहली गाड़ी यहां तक चली 25 किलोमीटर, देन टेक्स राइट टर्न, राइट में बेटा नीचे आ गई, एंड रन्स 15 किलोमीटर, देन अगेन टर्न्स टेक्स लेफ्ट टर्न, उसका अब बेटा लेफ्ट इधर आ जाएगा, ठीक है, एंड रन्स फॉर अराउंड 25 किलोमीटर, एंड देन टेक्स द डायरेक्शन बैक टू रीच द मेन रोड, मतलब वापस मेन रोड पर आ गया। तो बेटा यहां पर अगर आप देखोगे तो A ऑलरेडी तकरीबन 50 किलोमीटर चल चुका है, ठीक है, तो मतलब जो गाड़ी A है वो 50 किलोमीटर चल चुकी हुई है। और दूसरी गाड़ी जो थी बेटा वो थोड़ा ब्रेक डाउन हो गई, तो उसने कितना चला, उसने यहां तक बेटा आपके पास सिर्फ 35 किलोमीटर चला। तो अब बोलता है इनके बीच का जो गैप है वो कितना है। देखो बड़ी सिंपल सी बात है, 150 में से 50 किलोमीटर A आ गया, 35 किलोमीटर B आ गया, ठीक है, तो 85 किलोमीटर निकाल दो बेटा, आंसर क्या हो जाएगा 65। चेक करते जाइए भाई। नेक्स्ट एक और रीजनिंग का बहुत शानदार क्वेश्चन था बेटा, ये भी बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। इन अ क्लास देयर आर 7 स्टूडेंट्स, ठीक है,
ए बी सी डी ई एफ, ये सारा आपको बताया हुआ है। दे सिट ऑन 3 benches like 1 2 3 such that at least 2 students on each bench। तो भैया 3 benches हैं, 1 2 3, ठीक है। और एटलीस्ट 1 गर्ल ऑन ईच बेंच, मतलब एक लड़की हर बार एक बेंच पे बैठेगी। सी इज अ गर्ल स्टूडेंट, डज नॉट सिट विद ए। अब एक काम करो यार, पहले मान लो सी को मैंने यहाँ बिठा दिया। सी कौन है? गर्ल स्टूडेंट। ही शी डजंट वांट टू सिट विद ए, ई एंड डी, मतलब ना वो ए के साथ बैठ रही, ना ई के साथ बैठ रही, ना डी के साथ बैठ रही। तो भाई एक काम करते हैं, हमें ना एक काम करना बेटा, हम ए ई एंड डी के साथ उसको नहीं बिठाना। तो लेट्स से ए ई एंड डी यहाँ डाल दिया हमने, ठीक है। अब लिखा गया है एफ द बॉय स्टूडेंट सिट ओनली विद बी। भाई एक काम करो फिर, एफ इज द बॉय स्टूडेंट सिट ओनली विद बी, तो ये अंडरस्टूड हो गया बी इज अ गर्ल, ठीक है। एक गर्ल हो गई बी। ए सिट्स ऑन बेंच 1, हमने बेटा ए को बेंच 1 पे ही बिठाया है विद हिज बेस्ट फ्रेंड्स। अब ये पक्की बात है बेटा, बेस्ट फ्रेंड्स हैं। अब यहाँ हमने क्या करा, जी सिट्स ऑन बेंच 3, चलो जी को हमने बेंच 3 पे बिठा दिया। ई इज द ब्रदर ऑफ सी, मतलब ई कौन है? ये मेल है, तो पक्का हो गया बेटा यहाँ पर ए जो है वो भी मेल है, ठीक है। ई भी मेल है, तो गर्ल स्टूडेंट कौन है? बेटा गर्ल होगी मेरे पास डी। अब उसने क्वेश्चन में यही पूछा, बताओ 3 गर्ल्स कौन सी हैं? तो बेटा गर्ल्स कौन सी हैं? बी सी डी आर गर्ल्स, राइट। तो उसका सवाल यही है, देखो यहाँ पर बिठाना का सिस्टम तो ठीक है, बट उसका सवाल ये है कि बताओ गर्ल स्टूडेंट कौन सी है। तो गर्ल स्टूडेंट अपने को वहां पर हमने मार्क करनी है, ओके। अब यहां पे देखिएगा 6 फ्रेंड्स पी क्यू आर एस टी यू सिटिंग अराउंड द हेक्सागोनल टेबल। तो भाई हेक्सागोनल टेबल एक बना लो, 6 साइड्स, 1 2 3 4 5 और ये आ गया बेटा 6, ठीक है। 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है। दे आर फेसिंग द सेंटर, P is second to the left of U। हम एक काम करते हैं फिर, फेसिंग द सेंटर बेटा, सपोज U को यहाँ बिठाया। अब आपको पता बेटा U ऐसे बैठा हुआ है तो उसका लेफ्ट, ठीक है। मान लो U को यहाँ बिठाया तो बेटा P को यहाँ बिठाएंगे हम लोग, ठीक है। अच्छा, Q इज द नेबर ऑफ R एंड S, तो हम एक काम करते हैं, लेट्स पुट Q यहाँ पर, S को यहाँ पर, R को यहाँ पर, ठीक है, R एंड S का। T इज सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ S। अब एक काम करते हैं भाई, अगर S यहाँ बैठे तो उसके लेफ्ट के सेकंड में यहां पर टी डाल दिया, ठीक है। नाउ विच वन इज सिटिंग ऑपोजिट टू पी? अगर आप देखोगे बेटा पी के एग्जैक्ट ऑपोजिट में एस बैठा हुआ है, तो दैट्स योर आंसर। सो दीज क्वेश्चंस आर वेरी इजी, जस्ट रिक्वायर्स प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस, याद रखिएगा, ओके। आइए, खून का रिश्ता, ब्लड रिलेशंस, क्या बोलता गया है? पॉइंटिंग टू अ फोटोग्राफ, राजेश सेड he is Arav and he is the son of only daughter of father of my brother। लो भैया, या तो कहानी खराब हो गई। उसने बोला क्या? ध्यान से देखो, राजेश ने एक फोटोग्राफ में पॉइंट करते हुए बोला कि ये लड़का कौन है? आरव है। और ये कौन है? he is the son of only daughter of the father of my brother। that means, याद रखना वो क्या लिखा है, जो राजेश के भाई साहब हैं, राजेश के भाई साहब, ठीक है, उनके जो पिताजी हैं, उनके जो पापा हैं, मतलब ऑब्वियसली वो राजेश के पापा हो गए, सेम हो गया, ठीक है। अब बोलता है याद रखना मेरे ब्रदर के फादर की बेटी, मेरे फादर की ये फादर की बेटी, मतलब ये डॉटर, मतलब राजेश की बहन ही हो गई। तो दिस गर्ल इज राजेश की सिस्टर, दिस गर्ल इज राजेश की सिस्टर, उसका बेटा है ये। मतलब वो सिंपल सी बात क्या कर रहा है, मेरे जो भाई हैं उनके पापा, उनकी जो बेटी है, याद रखना उसका बेटा, तो भाई राजेश उसके मामा जी हो गए। तो आरव के मामा जी कौन? राजेश। तो राजेश कौन हो गया बेटा? उसका मिटरनल अंकल। तो रिलेशनशिप को समझो बेटा ध्यान से, ठीक है। रिपीट फॉर वंस अगेन, राजेश के भाई के पापा की बेटी, तो राजेश की बहन हो गई, उनका बेटा, सिंपल भाषा में, ओके। तो राजेश के कौन हो गए? मामा जी। अब यहां पर देखिए, Q, W, E, R, T and Y are members of a family consisting of 2 children, one of whom T is a boy। बड़ा इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है।
दो बच्चे हैं इसके अंदर, एक लड़का टी उसमें बॉय है। अब लिखा है क्यू और आर ब्रदर्स हैं। पहले क्वेश्चन को देखो, क्यू एंड आर कौन है बेटा? दीज आर ब्रदर्स, ठीक है, दोनों भाई हैं। अच्छा, अब लिखा क्या है? क्यू इंजीनियर है। चलो भाई, क्यू जो है वो हमारा इंजीनियर है, इसको आप चेक कर लीजिएगा। ई इज अ डॉक्टर मैरिड टू वन ऑफ द ब्रदर्स। नाउ ई की किसी के साथ शादी हुई है, बट अभी दोनों में से कौन है ये नहीं पता, ठीक है। बट आपको आगे लिखा है डब्ल्यू इज मैरिड टू आर। लो भाई, तो डब्ल्यू आर की वाइफ है, तो पक्की बात है इसकी वाइफ कौन हो गई? ई, राइट। एंड वाई इज देयर ओनली चाइल्ड, तो इनका एक ही पुत्र है जिसका नाम है वाई। मतलब आर और डब्ल्यू हस्बैंड वाइफ हो गए, आर और डब्ल्यू बच्चा हस्बैंड वाइफ हो गए, ठीक है। और उनका एक ही बेटा है जिसका नाम है वाई। इस चीज को याद रखिएगा। अच्छा, हाउ टी इज रिलेटेड टू क्यू। अब देखो ऑब्वियसली, मतलब इनका बच्चा फिर कौन होगा? टी। अब उसने बोला है टी का क्या रिलेशन होगा क्यू से। अरे यार, ऑब्वियसली मेरे भाई उसके पापा हैं, ठीक है। तो यहां पर टी का रिलेशन क्या है? टी इज सन ऑफ क्यू। टी इज बेसिकली हु? टी इज बेसिकली सन ऑफ क्यू, ये बात याद रखना। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन 36 देखना बेटा। अगेन अ वेरी गुड क्वेश्चन। सी दीज आर सम गुड रीजनिंग क्वेश्चन व्हिच अपेयर्ड इन द प्रीवियस ईयर एग्जामिनेशंस। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, इसको ध्यान से देखिएगा, बिकॉज दिस क्वेश्चन नॉर्मली ट्रबल्स लॉट ऑफ पीपल, ठीक है। तो इसमें क्या कहानी है, ध्यान से देखना। के इज सन ऑफ एज मदर सिस्टर। भाई ध्यान से समझना, के किसका बेटा है? देखो, ए की जो मदर है, उनकी जो सिस्टर है, उनके पुत्र का नाम क्या है? के। मतलब सिंपल सी बात करें तो बेटा ए और के का पहले रिलेशन क्या है? वो बेटा उसकी मासी का बेटा है, ठीक है। क्यू इज डॉटर ऑफ डी। भाई क्यू कौन है? डी की डॉटर है। चलो हम एक बनाते हैं डी। डी की डॉटर का नाम क्या है? क्यू। हु इज फादर ऑफ जी। एक मिनट, डी बेटा किसका फादर है? जी का भी फादर है। एंड ग्रैंड फादर ऑफ ए, मतलब ये लो बेटा फैमिली में लिंक आ गया, ग्रैंड फादर ऑफ ए। ऐसे भैया फैमिली जुड़ गई, ठीक है। सो अब यहां स्टोरी क्या है? डी जो है उसका कोई बच्चा जी, जी का बच्चा कौन है? ए, राइट। अच्छा, अब यहां लिखा है पी इज डॉटर ऑफ एच, हु इज ग्रैंड मदर ऑफ के। एक मिनट, मतलब यहां पक्की बात है एच, ठीक है, उसकी डॉटर कौन है बेटा? उसकी डॉटर है पी। तो हो सकता है बच्चा यहां पर कोई एच की डॉटर हो गई पी, और साथ में वो के की ग्रैंड मदर है। मतलब देखो सारी फैमिली लिंक होती जा रही है। डी इज द हस्बैंड ऑफ एच। लो भैया आगे लिंक, ये दादा दादी हैं डी और एच। और जी इज द हस्बैंड ऑफ एल। तो भाई यहां पर क्या है? जी कौन है? हस्बैंड ऑफ एल। तो मतलब इसका एल के साथ सेटिंग है। हाउ इज पी रिलेटेड टू क्यू। अब यहां पर बच्चा अगर आप देखोगे ना ध्यान से, तो ध्यान से मेरी बात को समझो। P और Q का क्या रिलेशन है? देखो, H की कोई बेटी है P, राइट। और इधर भी बेटा अगर आप देखोगे तो H की बेटी मतलब D की भी बेटी हो गई, राइट। ध्यान से देखना, वो D की भी बेटी हो गई। अब D की बेटी कौन है? Q। अब दोनों अगर देखें तो दोनों P और Q आपस में बहनें हो गई। फैमिली लिंक समझो बेटा, दोनों कौन हो गई? आपस में बहनें। तो ट्राई टू अंडरस्टैंड द फैमिली लिंक, बिकॉज डी जो है उसकी बेटी क्यू, एच की बेटी कौन है बेटा? पी, और डी और एच आपस में हस्बैंड वाइफ है। बात ही खत्म हो गया बेटा, आपस में कौन है? वो सिस्टर्स। ओके, नेक्स्ट आइए बेटा आपका लॉग वाला क्वेश्चन देखते हैं। यहां लिखा क्या है इसको चेक करते हैं। लॉग बेस √25 इज 5, log base 10 it's 8, और log base 10 4 square is 16। इसको चेक करें भाई। अब ये जो है ना, ये आ गया log base 10 बेसिकली 5/8 into 16, बिकॉज जो माइनस होगा वो डिवाइड हो जाएगा और जो प्लस होगा वो मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो बेसिकली ये क्या आ गया? log base 10 10। तो जब दोनों सेम हो तो आंसर क्या होता है? 1।
When the base and the number is same, the answer is always 1. इसको चेक कर लीजिए. उसके बाद आता है बेटा आपके पास रेशियो कंपाउंडेड ऑफ. अब देखो आपको कंपाउंडिंग करना है 4:5 एंड सब डुप्लीकेट ऑफ a:9. देखो पहली बात समझिएगा, सब डुप्लीकेट हो गया √a:9 का अंडर रूट. ठीक है, तो जब मैं इनको कंपाउंडिंग करता हूं इसका आंसर आता है 8:15. सो व्हाट इज ट्राइंग टू से 4 into √a over 5 into √9. √9 is 3. The answer is 8/15. So 4 into √a over 15 is equals to 8/15. 15 cancel. √a is equals to 2. Therefore a is equals to 4. तो यही तो उसने पूछा है कि a की वैल्यू कितनी आती है आपके पास 4. ओके भाई 39 देखिएगा ध्यान से. लिखा गया है 3 की पावर n प्लस 1 प्लस 3 की पावर n होल ओवर 3 की पावर n प्लस 3 माइनस 3 की पावर n प्लस 1. भाई इसमें अपने को सॉल्व करना. तो 3 की पावर n प्लस 1 इज 3 की पावर n 3 की पावर 1 प्लस 3 की पावर n. नीचे आ गया 3 की पावर n 3 क्यूब माइनस 3 की पावर n इंटू 3. अब यहां पर मैंने क्या करना है 3 की पावर n बटा ऊपर कॉमन लिया तो ये 3 प्लस 1 अंदर आ गया. नीचे बटा 3 की पावर n कॉमन लिया तो 3 क्यूब इज 27 माइनस 3 आ गया. तो भाई अब ये हो गया कैंसिल और मेरे पास बचा 4/24. जिसकी कटिंग करी तो भैया आ गया 1/6 और 1/6 ऑप्शन बी को मार्क किया जाए. राइट तो मेरे पास बच्चा ऑप्शन बी आ गया. फिर अगर आप देखते हो बेटा 40th बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है भाई लिमिट का. यहां पर एक्चुअली थोड़े से यार ऑप्शंस ना मिसप्रिंट है, ये मेरे टाइपिस्ट की गलती है. ये थोड़ा सा बेचारा ने ऑप्शन क्या करा है वो पिछले वाले ही डाल दिए, तो ये थोड़ा सा भैया टाइपिस्ट का एरर है, तो इसको मैं ठीक करवा देता हूं. लिमिट x अप्रोचेस 3 x स्क्वायर माइनस 9 कैन बी रिटन एज x प्लस 3 x माइनस 3. क्यों? क्योंकि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है. तो बच्चा यहाँ पर x माइनस 3 हमारे पास ये कट हो जाएगा और आपके पास बचेगा x प्लस 3 जिसपे हम x के बदले 3 पुट करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा 6. ठीक है, सॉरी फॉर दिस, ये बड़ा टाइपिस्ट की गलती है. अगेन 41 के अंदर भी बटा टाइपिस्ट का एरर है क्योंकि उसने फिर से वो सेम ऑप्शन यहाँ पर प्रिंट आउट कर दिए हैं. इसके लिए बटा टाइपिस्ट की तरफ से बटा तहे दिल से माफी चाहूंगा. ये क्या लिखा है 3x माइनस 2 ओवर 5x माइनस 6 इज द डुप्लीकेट रेशियो. डुप्लीकेट हो गया बेटा इसका 4/9 देन द वैल्यू ऑफ x. अब मुझे इसको सॉल्व करके x की वैल्यू निकालनी है. इसको बेटा जब आप सॉल्व करोगे इक्वेशन को तो आंसर आएगा -6/7. इसको चेक कर लीजिएगा. अच्छा अब ये क्वेश्चन एमटीबी में था तो एमटीबी में भी इसकी ऑप्शंस गलत हैं तो घबराइएगा नहीं. इसका सही आंसर -6/7 आता है. इवन एमटीबी के अंदर भी मिसप्रिंट्स हैं. ओके नेक्स्ट. अब भाई ये क्लास में किया हुआ क्वेश्चन पता नहीं कितनी बार कराया हुआ, ध्यान से देखना भाई. इसमें क्या है इक्वेशन गिवन है अल्फा प्लस बीटा इज सम ऑफ रूट्स दैट इज बेसिकली -b/a. ठीक है, -b/ इज एक्चुअली -7 ओनली क्योंकि a नीचे 1 लिखने की जरूरत नहीं है. प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज एक्चुअली c/a. ठीक है, अब आपको एक फॉर्मूला मैंने बताया बेटा कि अल्फा माइनस बी का होल स्क्वायर इज अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -4 अल्फा बीटा. ये फॉर्मूला याद कर लो. तो अल्फा माइनस बीटा बेटा फॉर्मूला लिस्ट अब आप लोगों के पास है तो मुझे अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर चाहिए. अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर इज 49. 4 into 12 दिस वर्क्स आउट टू बी 1. अब अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर अगर आप चेक करोगे तो वो 49 है. अब मेरे पास अगर ये रूट्स हैं और मुझे इक्वेशन बनानी है तो एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स. ठीक है, आ गया सम ऑफ रूट्स एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स. तो बच्चा यहां पर आप चेक करोगे एक्स स्क्वायर माइनस 50x प्लस 49 is equal to 0. So option C is your relevant answer. Again your favorite option is coming up, that is option number C. Okay भाई, अब जैसे ये आपको सम दिए बहुत अच्छा इजी सा क्वेश्चन.
अब ये अल्फा बीटा माइनस में इसको अल्फा बाय बीटा लिख सकते हैं और इसको बीटा बाय अल्फा लिख सकते हैं। यस सर, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब अगर आप ध्यान से देखोगे, इसको सॉल्व करूंगा तो ये क्या आ जाएगा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बाय अल्फा बीटा, राइट। अब मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा ओवर अल्फा बीटा, लिख सकते हैं भाई, हाँ जी। तो अब एक काम करो, इस इक्वेशन के अंदर अल्फा प्लस बीटा निकालो, दैट इज -3/2, अल्फा बीटा निकालो, दैट इज 7/2। अब भाई इसकी वैल्यू पुट कर दो, -3/2 का स्क्वायर -2 इंटू 7/2 और नीचे आ गया 7/2, वैल्यूज प्लेस कर दी और आपका आंसर आ जाएगा। जब आप सारा सॉल्व करोगे बेटा इसको तो आंसर आएगा -19/14। भाई मैं ये जो बिल्कुल बेसिक चीजें हैं उसको सॉल्व नहीं कर रहा हूं, ऑन द अजम्पशन की इतना तो आप लोग कर ही लोगे, ठीक है। चलिए फिर से बेटा आपके पास एक टीवीएम का क्वेश्चन आया है, स्टार्टिंग फ्रॉम टुडे वर्ड लिखा हुआ है, दैट मीन्स आपको पता है कि एन्युटी का क्वेश्चन है। और बेटा आपको यहाँ पर निकालना क्या है, फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी। तो ये आपके पास एन्युटी इमीडिएट है, तो फॉर्मूला लगेगा फ्यूचर वैल्यू का, दैट इज 10,000 एवरी ईयर, 1 + 8/100 टू दी पावर 10 ईयर्स है तो इसको हम 11 ले लेंगे बिकॉज फॉर्मूले में 10 + 1 होता है, -1 ओवर 0.08 और लास्ट में एक -1 फिर से करना है, ठीक है। इसको सॉल्व करोगे तो 156,454.88 आपका आंसर आ जाएगा, चेक कर लीजिए, राइट। बड़ा प्लीज कैलकुलेशंस को चेक कर लेना, मैंने सारे आंसर्स निकाले हुए हैं, वैसे तो आपको इसमें जरूरत नहीं बिकॉज इसमें ऑलरेडी ये वैल्यू गिवन है, ठीक है, ये वैल्यू ऑलरेडी गिवन है, ओके। फिर जब हम 45 की बात करते हैं बेटा, द डिफरेंस बिटवीन सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट 3 इयर्स। अच्छा, अब 3 इयर्स बच्चा मैंने आपको जैसे बताया कि जब इसका एक जादू होता है PR² 300 + R ओवर 100 क्यूब, ये होता है। तो भाई एक बार इसको यूज करें, इसका डिफरेंस आपको लिखा हुआ है 228.75, P आपके पास नहीं है, R² अगर आप देखते हो 5 का स्क्वायर 300 + R और नीचे आ गया 100 क्यूब, राइट। अब आपको यहां बेटा सॉल्व करके P निकालना है, इसको सॉल्व करो, 228.75 इज इक्वल्स टू, सिंपली अप्लाई दिस जादू, 25P 305/100 का क्यूब इज 60। चलो भाई अब इसको सॉल्व करके कैलकुलेट करके बेटा जब आप P निकालते हो ना तो P मेरे पास आता है 30,000, बट बेटा मेरे पास वो 30,000 आंसर नहीं है। उसने क्या बोला है, पहले P निकालोगे फिर उसका कंपाउंड इंटरेस्ट निकालोगे, फिर आपको इस P को यूज करके कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट इज प्रिंसिपल 30,000, फिर रेट लेना है 1 + 5/100। देखो बहुत चालाक है बंदा, जानबूझ के सम को लेंदी बनाता है, पहले P निकाल के फिर उसका कंपाउंड इंटरेस्ट निकालो। तो आप जादू लगा के P निकाल लो, बाद में कंपाउंड इंटरेस्ट, 1 + 5/100 -1, ठीक है। ये जब करते हो तो आंसर आता है 3075, राइट। आपको बच्चा यहां पर पहले कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना पड़ेगा। फिर अगर आप यहां पे नोटिस करते हो, अगर सपोज कर लो, मान लीजिए सम ऑफ मनी 8 टाइम्स कितनी देर में होगा, अगर सपोज कर लो, मान लीजिए डबल होने में उसको 15 साल लगता है। मैंने इसका आपको एक टेक्निक सिखाया था, डबल होने में कितना टाइम लग रहा है, 15 साल। अब 8 कितना आता है, 8 इज 2 क्यूब, ठीक है। तो आपने इसको भी 3 से मल्टीप्लाई कर देना है, इतने साल लगेंगे, याद रखिएगा। दिस इज अ वेरी गुड टेक्निक टॉट बाय मी इन द क्लास, याद रखना बच्चा। 2 का क्यूब होता है 8, तो आपने 15 को 3 से मल्टीप्लाई कर देना है, उतने साल आपको लगेंगे वो सारा का सारा कैलकुलेशन करने में, 45 साल, ओके भाई। अब यहां पर भी ना आपको छोटा सा एक चीज बता देता हूं, यहां पर जब ये MTP का क्वेश्चन है, आपको बोला ये एक्चुअली मिसप्रिंट MTP में है, व्हाट विल बी द पॉपुलेशन आफ्टर 3 इयर्स इफ करंट पॉपुलेशन इज 25,000, ये लाइन मिसिंग थी इस क्वेश्चन में। अगर आपका करंट पॉपुलेशन 25,000 है, ये लाइन आपके MTP में मिसिंग थी, इट्स नॉट अ मिसप्रिंट बाय द टाइपिस्ट, याद रखिएगा। तो बेटा करंट पॉपुलेशन 25,000 है, अब यहां पर इंक्रीज करती है पॉपुलेशन पहले साल, तो 1 + 0.03, दूसरे साल 1 + 0.04, उसके बाद 1 + 0.05,
तो आपने 25,000 को बेटा इससे मल्टीप्लाई करना है एंड यू विल गेट द आंसर एज 28119। तो ये 25,000 एक्चुअली में मिसिंग था, एमटीपी का क्वेश्चन है, वहां पर एक मिसप्रिंट है, इसको ठीक कर लीजिएगा कि 25,000 स्टार्टिंग में गिवन होना चाहिए और हर साल इंक्रीज कर रहा है तो 1 + r 1 + r 1 + r करके आप उसको कर सकते हैं। ओके भाई 48 में लिखा है अगर 10,000 को मैं इन्वेस्ट करता हूं 8% पर एनम के हिसाब से कंपाउंडेड क्वार्टरली, वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट आफ्टर 2 इयर्स क्या हो जाएगा? ध्यान से चेक कर लीजिएगा बेटा। आपको बोला है कि अगर सपोज कर लो कंपाउंडेड क्वार्टरली है तो आपको टेंशन नहीं लेनी, 1 + 8/400 टू दी पावर 8 सीधी कैलकुलेशन करनी है, सीधा कंपाउंड इंटरेस्ट आपको लगाकर अमाउंट निकालना है, सीधा आपको वहां पर 8 क्यों, बिकॉज 2 इयर्स है तो आपके पास 2 × 4 पावर 8 हो जाएगी। आंसर 11716.59। ओके देन वी हैव 49। अगर आप देखते हो बेटा यहां पर भी एक छोटा सा मिसप्रिंट था, ये दोनों में ना इक्वल है, ठीक है, दीज आर ऑल मिसप्रिंट्स गिवन बाय एमटीपी। तो बेटा ये एमटीपी के मिसप्रिंट्स है, दैट इज 15c 3r इज इक्वल्स टू 15c r + 3। अब मैं बच्चों को बोलूंगा डायरेक्टली यूज ऑप्शंस, ज्यादा दिमाग मत लगाइए, सिंपली ऑप्शंस का इस्तेमाल करें। लेट्स से सपोज अगर हम लोग बी ऑप्शन लेते हैं तो 15c 3 × 3 पुट करके देखिए, 15c यहाँ पर आप 3 + 3 देखेंगे तो बेटा 15c 9 और 15c 6, ये वैसे भी बेटा अगर आपको प्रॉपर्टी याद हो तो NCR इज ऑलवेज इक्वल्स टू NCN-R। आपको पता है बेटा, इसको देखकर ही पता लग जाएगा कि आपका आंसर आ गया। क्यों? क्योंकि अगर आप देखोगे 15c9 और 15c6, सपोज आप NCR को आप इसको ले लेते हो, n को 15 और r को 9 ले लेते हो, तो जब आप 15 - 9 करोगे बेटा आंसर 6 ही आना है। तो याद रखना, आपको पता लग जाएगा मेरा आंसर 3 है। तो इसको देखकर आपको पता लग सकता है, यूज ऑप्शंस। और यहां पर बेटा ये भी मिसप्रिंट एक एमटीपी के अंदर है, राइट। नेक्स्ट फिर हम बात करते हैं बच्चा 50th क्वेश्चन, बहुत सिंपल है, इसमें आपको जादू सिखाया हुआ है, x y z भाई 1 2 4 याद करो, मैंने क्या कहा था 1 2 4 ले लो ऐसे क्वेश्चन में। तो आपको क्या करना है, जैसे आपको बोला हुआ है 1 2 4 लिया तो x² + 1² तो 1² और y का आ गया 2², इसको सॉल्व करा बेटा ये 5 आ जाता है। xy + yz दैट इज 1 × 2 + 2 × 4, भाई साहब ये 10 आ जाता है। फिर आपके पास बोला y² + z² इज इक्वल्स टू, बच्चा ये आ जाता है आपके पास, अगर आप नोटिस करते हो 2² और 4², तो ये आ जाता है 20। तो आप देखोगे सीरीज आ रही है 5 10 20, 5 10 20 बेटा आपका जीपी सीरीज बनती है। तो सारे बच्चे बेटा चेक कर लो, दिस इज योर हाफ क्वेश्चंस व्हिच इज डन, राइट। चलिए आई होप अगर 50 का हम अटेम्प्ट कर रहे हैं तो 50 का 50 हमारे पास आने के चांसेस हैं। ओके फिर नेक्स्ट आएंगे 50 पे।